हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड एपिसोड 23। कहानी का टाइटल है शिकारी खुद हुआ शिकार। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारी कहानी में सुना कि सीमा आंटी कमरे के अंदर आती हैं और वह रूही को देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। अब आगे तभी वह रूही से कहती हैं, मैडम आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। मैंने आपका ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। जब आप इस घर में पहली बार आई थी तब आप एक बच्चे की तरह लग रही थी, लेकिन आज आप असल मायने में एक औरत लग रही हैं। एक औरत बन चुकी हैं जो कि बेहद खूबसूरत है। वही रूही सीमा आंटी की बातों को सुनने के बाद ब्लश करने लगी और अपना चेहरा आईने में देखने लगी। वे अपने चेहरे को देखते देखते अपनी पिछली यादों में खो गई। उसे याद है कि जब वह 17 साल की थी तब वह अपने दोस्तों के साथ इसी तरह एक मूवी देखने गई थी, जहां पर एक कपल जो कि न्यूली मैरिड थे, उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने के बाद उनकी शादी हो जाती है। और उनकी शादी की पहली रात में क्या क्या चीज़ें होती हैं और अगली सुबह दुल्हन भी कुछ इसी तरह के रूप में तैयार होकर आईने में खुद को निहार रही होती है। तभी रूही अपनी फ्रेंड आलिया से कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे रेडी क्यों हुई है। पहले तो ये कितनी प्यारी लग रही थी, अब तो ये बिल्कुल चेंज हो गई है, पर ये बेहद खूबसूरत लग रही है। तभी उसकी फ्रेंड आलिया उससे कहती है, ये प्यार का रंग है और जब हम अपने प्यार से शादी कर लेते हैं तो इसमें हमारी खूबसूरती में और भी ज़्यादा निखार आ जाता है। अभी रूही इन बातों को सोच ही रही थी कि तभी सीमा आंटी ने रूही के कंधे पर अपना हाथ रखा और रूही अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। अपनी पिछली बातों को सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। इस मुस्कुराहट में दर्द भी था, मायूसी भी थी और साथ ही साथ इस नए प्यार की हल्की सी खुमारी भी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन परिस्थितियों में खुश होना चाहिए या दुखी। सीमा आंटी ने रूही से कहा, मैम आपका नाश्ता हमने टेबल पर लगा दिया है, चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। तभी रूही का ध्यान सभी बातों से हटकर सीमा आंटी की बातों पर पड़ा। सीमा आंटी की बातों को सुनने के बाद रूही काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले वे कभी भी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग एरिया में नहीं गई हुई थी, लेकिन आज पहली बार उसे नाश्ता करने के लिए नीचे डाइनिंग एरिया में बुलाया जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है। उसके मन में काफी सारी उथल पुथल मची हुई थी। तभी उसे अपने पिछले कुछ दिनों की बातों के बारे में याद आता है कि आरफ कुछ दिनों से कितना बदला बदला सा बर्ताव कर रहा है। आखिर क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल अभी तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप सीमा आंटी के साथ डाइनिंग एरिया में आ गई। उसने सीमा आंटी से कहा, आप मुझे डाइनिंग एरिया में खाना खाने के लिए क्यों ले जा रही हैं? अगर मिस्टर मॉन्स्टर को पता चल गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप तो यह बात जानती हैं ना। यह बात सीमा आंटी रूही की इन बातों को सुनने के बाद वे काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। उन्हें नहीं पता था कि अभी भी रूही को इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वह रूही की इन बातों को सुनने के बाद वे समझ गई कि रूही को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि सर ने उन्हें इस घर में घूमने फिरने की आज़ादी दे रखी है। तभी सीमा आंटी ने रूही को बताया कि वह सर के ऑर्डर पर ही आपको घर पर कहीं पे भी आ जा सकती हैं। आराम से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप पूरे घर में घूम सकती हैं। आप गार्डन एरिया में भी जा सकती हैं और आपकी विंडोज़ पर लगे जितने भी लॉक थे वे सारे लॉक आज खोल दिए जाएंगे। ये सुनने के बाद
रूही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आरव फिर उसके साथ आखिर ये कौन सा खेल खेल रहा है, ये सब जानते हुए भी कि अगर ये सारी चीज़ें हुई तो वह यहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाएगी, तब भी आरव ऐसा क्यों करना चाहता है। रूही यही सारी बातें सोचते सोचते रूम के बाहर सीमा आंटी के साथ नीचे डाइनिंग एरिया में आ गई। उसने अपनी नजरें घर के चारों तरफ घुमाकर देखा। आज वह पहली बार घर को देख पा रही थी। एक बार उसने तब इस घर को देखा था जब वह आरव के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस गई थी। ऑफिस में आरव यह सब बातों को और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुन रहा था। रूही के रूम में लगे सीसीटीवी कैमरास और पूरे घर में लगे कैमरे जो कि आरव के ऑफिस की स्क्रीन पर चल रहे थे, रूही की इन बातों को भी सुन रहा था और रूही को देख भी पा रहा था, जिसने पिंक कलर की साड़ी में तैयार होकर अपने नाम का सिंदूर उसकी मांग में भरते हुए देखा था। उसके भी चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह रूही के द्वारा किए गए सवालों को भी बहुत ही गौर से सुन रहा था। असल में आरव यही चाहता था कि रूही घर से भागने की कोशिश करे। वह कैसे न कैसे जाकर बस अपने माँ बाप से मिले, जो कि असल में उसके माँ बाप हैं ही नहीं, क्योंकि आरव अगर रूही को उसके माँ बाप से मिलवाने ले जाएगा तो उसके माँ बाप का असली चेहरा रूही कभी नहीं देख पाएगी। इसलिए वह ये सारी बातें और प्लानिंग पहले से ही कर चुका था। इसलिए उसने रूही को घर में घूमने फिरने की आज़ादी दे रखी थी और रूही ने एक दिन ऐसे ही मौका पाते ही घर से भागने की कोशिश करी और आरव ये सारी चीज़ें देख रहा था कि रूही किस तरीके से छुपते छुपाते बचते बचाते इन घर से निकल गई। आरव ने जानबूझकर बॉडीगार्ड्स को कुछ देर के लिए पिछले गेट से हट जाने के लिए कहा था। रूही पिछले गेट से निकलती और वहां पर एक भी बॉडीगार्ड इस समय नहीं था। उसको लगा कि यह सब उसकी किस्मत है जो कि आज वह यहाँ से भाग पाई है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, यह सब तो आरव के प्लान का एक हिस्सा था। रूही भागते हुए एक सड़क पर आ गई। वहां से निकलती एक ऑटो में जाकर बैठ गई। सड़क के पास आई और वहां से निकलती एक ऑटो में जाकर बैठ गई। उसने ऑटो वाले से अपने घर का एड्रेस बताया और उसे उस तरफ जाने के लिए कहा। ऑटो वाला भी इस प्लान का हिस्सा था और आरव ने उससे उधर की तरफ से ही जाने के लिए कहा था। यह सारी प्लानिंग आरव पहले ही कर चुका था। रूही चुपचाप ऑटो में बैठकर काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी और उसने अपने फेस को भी अच्छे से कवर कर रखा था। ऑटो में बहुत ही शांति से वह अपने पैरों को बार बार शेक किए हुए जा रही थी। उसे काफ़ी डर लग रहा था कि अगर आरव को पता चल गया कि वह इस समय घर में नहीं है तो क्या होगा। कहीं इस बार उसकी जान ही ना ले ले, या हर बार की तरह वह जो अपने बॉडीगार्ड्स को उसके हाथों ही मरवा देता है, कहीं ऐसा कुछ ना करवाए। यह सारी बातें सोच सोच कर रूही की तो जान ही जा रही थी और वह बर्फ की तरह जम सी गई थी। असल में ऑटो में भी कुछ कैमरास लगे हुए थे। आरव रूही को देख पा रहा था। वह रूही के चेहरे पर आई घबराहट को साफ साफ स्क्रीन पर देख पा रहा था। वह स्क्रीन के पास आकर रूही के चेहरे को अपने हाथों से हाथ फेरते हुए कहा, बेबी डॉल, मुझे माफ़ कर देना। मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी असलियत नहीं बता पाता। अगर मैं ये सारी बातें तुम्हें खुद बताता तो तुम कभी भी इन बातों पर भरोसा न कर पाती, लेकिन तुम्हें इन सारी चीज़ों को खुद ही जानना होगा जिससे कि तुम इन सारी चीज़ों पर भरोसा कर पाओ। आरव रूही के चेहरे को अपने हाथों से टच कर रहा था। रूही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। वह ऑटो में बैठी अगल बगल से निकलती गाड़ियों को देखती जा रही थी कि कहीं आरव की गाड़ी उसका पीछा तो नहीं कर रही। वह डर के मारे बिल्कुल सिमट कर बैठी हुई थी और
ड्राइवर से कह रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ भैया थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ। ड्राइवर कहता है मैम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको हमारी कहानी? बहुत जल्दी मिलूंगी कहानी के अगले पार्ट के साथ, सिर्फ चिन्नी FM जान के साथ।